Hello students, so welcome to class 11th. Congratulations for your 10th class result. I am Karan Kindra. I will teach you physics. सबसे पहले नाम से डरना नहीं है, ठीक है। बहुत से आपको लोगों ने बोला होगा फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं, फिजिक्स में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स समझ नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, मेरे साथ रेगुलर से सारा कुछ समझेंगे, सारा कुछ काम करेंगे अपना रेगुलर, तो इजीली आप फिजिक्स को ग्रैस्प कर पाएंगे, ठीक। अब फिजिक्स में आपके जो भी चैप्टर्स हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है, ठीक है। सिंपल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है फिजिक्स के बारे में, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, मेडिकल वाले बच्चे जो हैं वो प्लीज ऐसा मत सोचें कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, दिमाग से निकाल दो। आज फर्स्ट क्लास है तो मैं पहले दिन ही बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। मैथमेटिक्स वाले, बायोलॉजी वाले बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में जितनी मैथमेटिक्स है आई विल टीच यू, ठीक है ना, बिल्कुल प्रॉपर। जितनी भी मैथमेटिक्स यूज होगी वो मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। तो आपको फिजिक्स में ये नहीं सोचना कि मेरे पास मैथ्स नहीं है तो मैं कर नहीं सकता। और जिनके पास मैथमेटिक्स है, 11th-12th मैथमेटिक्स करेंगे, जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, वो 2 साल में वो उतना मैथ्स पढ़ लेंगे जितना फिजिक्स में यूज होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मेरा पहला है फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर, ठीक है ना। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में सबसे पहले तो फिजिक्स की बात करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? आपने 9th क्लास में भी साइंस में पढ़ा फिजिक्स का कुछ पोर्शन, 10th में भी पढ़ा। आप सभी को पता है फिजिक्स बेसिकली क्या है। हमारे आसपास जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं सब में कुछ ना कुछ फिजिक्स है, इसीलिए फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। जितने भी आसपास नेचुरल फिनोमिनाज हैं, आज के बाद, अब फिजिक्स स्टार्ट करने के बाद 11th क्लास की, आप अपने आसपास जब भी कुछ होता हो देखें, ट्राई टू डिस्कवर द फिजिक्स बिहाइंड दिस, ठीक है ना। उसके पीछे जो फिजिक्स हो रही है, और आप धीरे धीरे देखना, जैसे आप करोगे 11th क्लास स्टडी करोगे, आप आसपास अपने जो भी फिनोमिनाज होंगे उसमें कुछ ना कुछ फिजिक्स आप इजीली देख पाओगे, ठीक है। सो फिजिक्स बेसिकली क्या है, जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज है, सनलाइट से रिलेटेड है, स्टार से रिलेटेड है, रेनबो फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास से, ठीक है ना। आई के बारे में, आई डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा आपने 10th क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पढ़ा। नेचुरल फिनोमिनाज जितने भी आसपास हैं, ठीक है, जो यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, स्पेस की बात करें, स्पेस साइंस की बात करें, सब में क्या है, फिजिक्स कुछ ना कुछ रिलेटेड है। या आपने 9th क्लास में मोशन के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, 9th में पढ़ा था ना मोशन, कुछ लोग भूल भी गए होंगे अभी। मोशन के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। और वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ा था आपने, ग्रेविटेशन पढ़ा था, ठीक। तो जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं उसकी स्टडी किस में आती है, फिजिक्स में। सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल phenomena. It is basically a study of natural phenomena. जितने भी नेचुरल फिनोमिना आसपास होते हैं उनकी स्टडी के लिए हम फिजिक्स यूज करते हैं। और आपने देखना है जरूर, आसपास जितने भी आपकी जो भी चीज हो रही है, आपने ट्राई करना है कि उसमें फिजिक्स कुछ ना कुछ देखें। टाइड्स फॉर्मेशन, टाइड्स जो फॉर्मेशन होती है उसमें भी कुछ ना कुछ फिजिक्स आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। मून की ग्रेविटेशनल पुल से टाइड फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। सब में क्या है, सारे नेचुरल फिनोमिना में फिजिक्स है। अब फिजिक्स में बेटा बेसिकली आपने 9th जो 11th में है, वो 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है उसका अपग्रेडेशन होता है, ठीक है ना। 10th क्लास वाला 12th में पढ़ते हैं हम, 9th क्लास का अपग्रेडेशन है 11th क्लास में। तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको कुछ इसकी बेसिक चीजें बताऊंगा। और सबसे पहले फिजिक्स में हम क्या बात करते हैं, हमने बात करी फोर्स की। सब कुछ जो हमारे आसपास हो रहा है फोर्स से हो रहा है। किस फोर्स से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना हमारे आसपास, आपने पढ़ा है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स 9th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसे ही आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, 2 चार्ज है, चार्ज के बीच में फोर्स है, ठीक है ना। ऐसे ही न्यूक्लियस पढ़ा होगा आपने, न्यूक्लियस, एटम न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही होता है पूरा एटम। तो न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फोर्स लगती है, ठीक है। तो ऐसी बेसिकली हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेज होती है नेचर में, जो हमारे नेचर में अभी तक जो हम डिस्कवर कर पाए हैं,
या जिनके ऊपर अभी भी और भी डिस्कवरी चल रही है, हमारे पास क्या है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। सो हमने सबसे पहले फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, वो कौन सी 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो बताता हूं मैं आपको, उसका कितना स्ट्रेंथ है, वो फोर्सेस किन पार्टिकल्स के बीच में लगती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कौन सी 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। सो दीज आर माय 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होती है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये कैसी में होती है, एटम के अंदर जो बेटा न्यूक्लियस होता है, एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है ना, पढ़ा है। इस न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, इसमें हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इसकी स्ट्रेंथ मैं लेके चल रहा हूं, चारों की कंपैरिजन करनी है तो इसकी स्ट्रेंथ सपोज 1 है। ठीक है ना, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, 1। रेंज, ये फोर्स कितनी दूर तक लगती है, बहुत शॉर्ट रेंज है। बहुत शॉर्ट क्यों रेंज है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं ना। ठीक है ना, बहुत शॉर्ट रेंज है, 10⁻⁻15 मीटर, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है ये, थोड़ी सी जगह, थोड़ी दूर जाने पे ये फोर्स नहीं फील होती इनको, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को, बट ये क्या है, फोर्स सिंपल स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये है इंटरमीडिएट पार्टिकल्स। इंटरमीडिएट पार्टिकल्स मतलब किनके बीच में ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है। सो दिस इज माय फर्स्ट फोर्स दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फंडामेंटल फोर्स का मतलब है बेटा कि यही बाकी जितने भी फोर्स हैं इन्हीं फोर्स के अंदर से निकली हैं। ठीक है, तो मेन ये क्या है, ये 4 फोर्सेस हैं। सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, चार्ज के बीच में फोर्स लगती है। ठीक है ना, जो 2 चार्जेस होते हैं, 2 चार्ज के बीच में फोर्स आपने पढ़ा होगा k q1 q2 by r²। 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है, आप 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसी है, इसकी स्ट्रेंथ 10⁻², मतलब ये 100 टाइम्स वीक है किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक है ना, 10⁻² क्या होगा, 1/100, दैट मींस ये 100 टाइम वीक है किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक है, इसकी जो रेंज है, चार्जेस कितनी भी दूर पड़े हो, इसकी रेंज क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज क्या है, इनफाइनाइट है। और वो इंटरमीडिएट पार्टिकल्स किसके बीच में लगती है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पढ़ा आपने, 2 तरह के पार्टिकल होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। माय थर्ड फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो इससे भी कुछ वीक है। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में आप ज्यादा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और 12th क्लास में भी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के बीच में कुछ डिकेज होते हैं, रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यूज होते हैं कुछ रेडियो एक्टिव, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। डोंट टेक टेंशन, उसके बारे में नहीं जानना, बस मैंने ये बता रहा हूं यहाँ की एक तीसरी फोर्स भी होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो 1/10⁻18 टाइम्स वीक है किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। और इससे कितनी वीक है, 10⁻16 टाइम्स वीक है। ठीक है, इसकी भी रेंज बहुत शॉर्ट होती है, क्यों, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस के बीच में ही बात करते हैं, न्यूक्लियस के बीच में होता है। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स। और ये किसके बीच में होती है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में, मतलब न्यूक्लियस के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में। बेसिकली यहाँ पर ये है पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में होती है। ये 12th क्लास में आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज न्यूट्रिनो। और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स होती है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, बस आपको इतना जानना कि एक थर्ड फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है। माय वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स और जो पूरे यूनिवर्स में लगती है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपने पढ़ लिया 9th क्लास में, आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज 10⁻39 टाइम्स वीक देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो 10⁻39 टाइम्स वीक है किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। रेंज तो इसकी इनफाइनाइट है, हमने आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में,
एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट, बोलते हैं ना, तो पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट रेंज है और इसके इंटरमीडिएट पार्टिकल्स कौन से हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में सबके बीच में क्या लगती है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं जो आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये 4 तरह की फोर्सेज हैं। ठीक, अब बेटा ये जो सारी फोर्सेस हैं या जो भी फिजिक्स है ये पर्टिकुलर लॉज पे गवर्न करती है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर लॉज आपने जैसे 9th क्लास में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये पढ़ा होगा। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा होगा। सो फिजिकल लॉज ऑफ नेचर, फिजिकल लॉज ऑफ नेचर का मतलब है कि ये लॉ पूरे यूनिवर्स में हर जगह वैलिड है। बोलते हैं ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बोलते हैं ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने यहाँ बेसिकली हमारे को 2 तरह की लॉ तो हमेशा जरूरी हैं जो यूनिवर्स में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक तो ये लॉ, ठीक है, हमेशा वैलिड है पूरे यूनिवर्स में। ठीक, और क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये 2 ऐसे लॉ हैं बेटा, ये हमेशा चलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। ठीक है ना, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, उसका क्या मतलब है कि ये लॉ सेम रहेगा भले ही कहीं वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, तो 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, फिनोमिना भले ही अलग तरीके से दिखाई दे, एक चीज याद रखनी है, फिनोमिना में चेंज बट लॉ डज नॉट चेंज। इसका मतलब है कहीं हमारे को किसी भी तरह, अपने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मून पे कितनी होती है, 1/6 टाइम्स होती है किसके, अर्थ के, पढ़ा ऐसे। भले ही ये फॉर्मूला डिफरेंट है, अर्थ पे अलग है मून पे अलग है, बट ग्रेविटेशन का लॉ तो फॉलो कर रहा है ना, ग्रेविटी की बात तो कर रहे हैं ना। तो फिनोमिना चेंज हो सकता है कुछ और फिनोमिना, पर जो लॉज हैं, ठीक है ना, फिनोमिना चेंज हो सकता है, यहाँ अर्थ पे रेनबो दिख रहा है, कुछ और फिनोमिना ऑब्जर्व होंगे किसी और प्लेनेट पे यूनिवर्स में। ठीक है, बट जो लॉज हैं वो पूरे यूनिवर्स के लिए सेम होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये बेटा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर में। आप अगर एनसीईआरटी में अगर पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर फिजिकल लॉ, बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट डिस्कवरीज दी हुई हैं डिफरेंट साइंटिस्ट की, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जो 1 मार्क क्वेश्चन में अगर पूछे तो इसी जो भी बोर्ड पे लिखा है सामने, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप कॉपी में लिखने के लिए, इसी से पूछा जाता है। ठीक है ना, 1 मार्क क्वेश्चन में जो 4 फोर्सेस हैं उसके बारे में पता होना चाहिए हमारे को। ठीक, सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस फर्स्ट चैप्टर। अब बेटा फिजिक्स पढ़ने से पहले कुछ मैथमेटिक्स जाननी है हमारे को। ठीक है ना, कुछ मैथमेटिकल डिफरेंट आपको फॉर्मूलाज यूज होंगे, डिफरेंट डेफिनेशंस, कुछ मैथमेटिक्स वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको फिजिक्स में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने बायोलॉजी ली है मैं फिजिक्स नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो कुछ जो मैथ यूज होगी हम उसके बारे में बात करते हैं। सो अब कुछ मैथमेटिकल टूल्स देखते हैं जिसको हमने अब फिजिक्स में, जितना भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें यूज करना है। जितनी मैथ यूज होगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आई विल क्लियर यू ऑल। ठीक है ना, जितनी भी मैथ होगी। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये एक चैप्टर भी है 12th क्लास में मैथमेटिक्स में, बट इसमें जितना यूज होगा मैं सब बता दूंगा और सब कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, how one quantity change of one quantity with respect to other, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के हिसाब में कैसे चेंज हो रही है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक, कोई नहीं पूछेगा आपसे डेफिनेशन, आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो, तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। स्टार्टिंग से बात करते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो हम उसका साइन कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं
उसको हम ऐसे लिखते हैं d/d, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है यहाँ वो क्वांटिटी, सपोज पोजीशन के रिस्पेक्ट में करना है। एक्सिस हमने पढ़ा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस है, ठीक है ना। सपोज एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में करना है, तो डिफरेंशिएशन जिस क्वांटिटी का करना है वो यहाँ लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो इसको कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन को याद रखना है d/d, और टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो टाइम, और यहाँ जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है वो लिखेंगे, ठीक। अगर आपको फर्स्ट टाइम समझने में डिफिकल्ट हो रही है पर टेंशन मत लेना, जैसे जैसे इसमें आगे चैप्टर प्रोसीड होगा बहुत इजी से समझ आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर हम बात करें, डिफरेंशिएशन विद ऑफ अ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब d/dx ऑफ कुछ कांस्टेंट है c, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब मैंने बोला डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, ये बोला ना। कांस्टेंट कभी चेंज होता है, नहीं होता ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, बहुत सिंपल, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब जो सेकंड मेन फॉर्मूला इसमें याद रखना है वो क्या है, कुछ भी एल्जेब्रिक फॉर्म है, सपोज x की पावर n है, कोई भी x की पावर n है, x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x4, x5, x6, कुछ भी x की पावर है, ठीक है। ये क्वांटिटी x की पावर है और इसी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, पहली बात ये, मतलब इस पे डिपेंड कर रही होगी। अगर यहाँ t की पावर n होता तो हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या होता है d/dt होता, ठीक है, अगर t की पावर होती। तो x की पावर का, इसका x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय n(x(n-1), ठीक है। क्या होगा, ये n आगे आ जाएगा और x के बाद n में एक पावर कम हो जाएगी। ये क्या है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है x की पावर n के लिए, ठीक है ना, x की पावर n के लिए डिफरेंशिएशन। अभी मैं बेटा आपको फॉर्मूला करा रहा हूं, सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल की भी, मतलब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो आपके पास है दैट इज d/dx। अब हमारा कांस्टेंट भी हो साथ में सपोज, और यहाँ x भी हो, कांस्टेंट भी है x भी है, तो कांस्टेंट जब भी होता है डिफरेंशिएशन में तो उसको बाहर लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, वो तो चेंज ही नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा, चेंज ऑफ दिस x विद रिस्पेक्ट टू दिस x, और dx/dx क्या होता है, dx/dx होता है 1, तो c मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर होगा c। मतलब कांस्टेंट के साथ अगर सिंगल पावर है x तो क्या होगा c, अगर यहाँ x की पावर n होता तो क्या होता, c एज इट इज n(x(n-1), x का डिफरेंशिएशन हो जाता, ठीक। तो यहाँ c एज इट इज बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के साइन से, और अंदर जो क्वांटिटी है उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। फोर्थ, सपोज मेरे पास कोई भी दो फंक्शन है, ठीक है, u+v, या किसी बुक में आपको लिखा मिलेगा f+g, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई भी दो फंक्शन है तो दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एक बार इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, बट ये जो u है बेटा ये x का फंक्शन होगा, ये u जो है ये x का फंक्शन होगा, तभी तो डिफरेंशिएट होगा ना, नहीं तो 0 आंसर आ जाएगा। और ये v भी क्या होगा, x का फंक्शन होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, u+v क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v, दो में स्प्लिट हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। इसके बाद यहाँ और देखें तो हम ये डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो इस केस में क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं, फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक। ये प्रोडक्ट का है, इसमें एडिशन था, एडिशन में सिर्फ एक बार इसका प्लस एक बार इसका, इसमें क्या करते हैं, एक बार इसका करेंगे, ये एज इट इज रख लेंगे फर्स्ट फंक्शन, कोई भी पहले कोई भी लिख लो, क्योंकि प्लस है ना, 2+3 या 3+2 मैटर नहीं करता, तो u+v का क्या डिफरेंशिएशन होगा, u या v, ठीक है। अब आपके पास कभी ऐसा भी केस आ सकता है
कैसा केस, जिसमें यहाँ u डिवाइड बाय v हो, ठीक है। कभी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू हो तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो ये डिनोमिनेटर है v, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक ये फॉर्मूला है। अभी एकदम ये फॉर्मूला बेटा सब याद नहीं होंगे, बट आई एम श्योर आप 2-3 बार इसको करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है ना। एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, e टू द पावर x। ये e क्या है, जो e मेरे पास है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक तरह का फंक्शन होता है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, e की पावर x। इसके ऊपर भी अगर यहाँ x के साथ भी कुछ हो, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो देखते हैं। सपोज यहाँ d बाई डी एक्स e की पावर nx है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर nx, और फिर फर्दर nx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n तो कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स और फर्दर nx हो जाएगा। इसको हम चेन रूल बोलते हैं। और e टू द पावर nx का, इसका क्या है, n तो कांस्टेंट है, सपोज 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू, तो n बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, dx अपॉन dx। तो ये कितना बचेगा, e की पावर nx इंटू n, ये तो 1 है dx बाई df, तो ये हो जाएगा n e की पावर nx। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, n e की पावर nx। यहाँ n की वैल्यू 1 थी, ये यहाँ 1 था ना, 1 था, तो क्या हो गया 1 e की पावर x, तो यही तो आ गया। तो जो जनरल फॉर्मूला है e की पावर nx, दैट इज n e की पावर nx। सो हम नेक्स्ट एक और फंक्शन देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, ठीक है। ये फॉर्मूला जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो यूज करूंगा। नेक्स्ट हम एक और फंक्शन देखते हैं, वो फंक्शन का नाम होता है लोगैरिथमिक फंक्शन, ठीक है। 9th जो है ये है लॉग फंक्शन बोलते हैं, लॉग फंक्शन। आप केमिस्ट्री में भी इसको यूज करेंगे, लॉग फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन। इसको हम लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, बेसिकली इसको लिखते हैं लॉग ऑफ जो भी क्वांटिटी है आगे, ठीक है, लॉग ऑफ x, लोगैरिथमिक फंक्शन। जैसे e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये log x जो फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। सिंपल, x का x के रिस्पेक्ट में, याद रखना है, यहाँ log अगर y होता, z होता या t होता, उसका डिफरेंशिएशन ना होता, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में, जिस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब चेंज देख रहे हैं ना उस क्वांटिटी का, तो वो चेंज कैसे होगा, जब ये क्वांटिटी इसके साथ इसका फंक्शन होगी, ठीक है ना। सो d बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 बाई x। एक और हम देखते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ऐसे ही cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। फॉर्मूला ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो इसमें बताऊंगा, ठीक है। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का होता है माइनस साइन x। यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्री तो सबने पढ़ा हुआ, आपने सबने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री। tan x का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, ठीक। मैं इसके आगे ये रब करता हूं और बताता हूं, सीकेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट अगर हम सीकेंट x की बात करें तो इसका होता है सीकेंट x tan x। इसका डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट x मल्टीप्लाई बाय tan x। डिफरेंशिएशन और कौन सा रहेगा, साइन पढ़ लिया, cos tan सीकेंट, और कौन सा होता है cot x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है कोसिकेंट स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है कोसिकेंट स्क्वायर x, और डिफरेंशिएशन कोसिकेंट x का होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू cot x, ठीक है। तो ये कुछ बेटा
डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डू नॉट टेक टेंशन, घबराओ मत। जैसे जैसे आप इसको करोगे फॉर्मूलाज को बहुत इजी लगने लगेंगे, ठीक है। ये सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, आप अपनी कॉपी में लिखना है इसको, एक दो बार देखोगे, एक दो बार क्वेश्चन करोगे, आपको इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो आखिरी में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के भी कराए। कॉट एक्स का है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट एक्स का है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ठीक। ये हैं कुछ फॉर्मूलाज मेरे पास डिफरेंशिएशन के। आइए इसके ऊपर हम अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत इजी लगने लग जाएगा डिफरेंशिएशन इससे, ठीक। सबसे जो पहला न्यूमेरिकल है मेरे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, एक्स टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है। मुझे एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 इतना होता है। तो ये क्या होगा, इसमें एन क्या है 4, तो 4x 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब। तो इसका आंसर होगा 4x क्यूब, इजी, ठीक है ना। एन एक्स एन माइनस 1, एन की पावर एन क्या है 4 है, तो 4 आगे आ जाएगा, एन पहले आगे आ जाता है, एक्स एन माइनस 1 4x 4 माइनस 1 तो कितना होगा 4x क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर ये है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, दो फंक्शन वाला सम है तो यही x की पावर n x की पावर n पर दो फंक्शन है। मैंने आपको क्या बताया था, जब दो फंक्शन हो ऐड हो प्लस तो दोनों में हम ऐड कर लेते हैं। अब देखिए कॉपी में अपनी फॉर्मूला में, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एक बार x क्यूब का प्लस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एक बार x स्क्वायर का, यही होगा ना। डिफरेंशिएशन एक बार x क्यूब का, एक बार डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 आगे आ जाएगा x 3 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 आगे आ जाएगा x 2 माइनस 1 तो ये कितना होगा 3x 3 माइनस 2 2 स्क्वायर इन प्लस 2x। इसका डिफरेंशिएशन का होगा ये होगा। अब आप इतना सॉल्व करने के बजाय जब आपको समझ आ जाएगा आप डायरेक्ट लिख लोगे, एक्स क्यूब आपको पता लग जाएगा क्या होता है 3x स्क्वायर, यही तो होता है ना 3x स्क्वायर, या 3 3 डालेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। तो ये सीधा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। याद क्या रखना है, जब प्लस होगा तो दोनों का डिफरेंशिएशन होगा अलग अलग, ठीक है। अब देखो हमने साइन की पावर साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो ट्रिग्नोमेट्री बताई थी मैंने, साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन बताया था, कॉस एक्स बताया था। अब इसमें क्या है, साइन के साथ एक्स के साथ एक और क्वांटिटी है, तो इसको कैसे करते हैं, ये भी सिंपली होगा, साइन 5x का है तो क्या हो जाएगा cos 5x। फर्दर अब हमें क्या करना है 1 तक ले जाना होता है, मतलब ये 5x का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, मल्टीप्लाई में 5x का दोबारा से क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ x होता तो सिंपली sin x का cos x, यहाँ कांस्टेंट भी है तो जो भी अंदर है x के अलावा x स्क्वायर होता तब भी फर्दर डिफरेंशिएशन होता है। इसको हम चेन रूल बोलते हैं, चेन बन रही है आगे, cos 5x फर्दर 5x का। अब बताओ, मैंने बताया था कांस्टेंट जब है x के साथ तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, अंदर क्या बचा dx अपॉन dx, तो ये कितना बच गया 5 cos 5x और ये क्या है, ये तो 1 है, तो आंसर क्या आ गया 5 cos 5x। बहुत इजी है, ठीक है। अगर यहाँ x स्क्वायर होता, अगर यहाँ पर साइन x स्क्वायर होता, मैं आपको करके दिखाता हूं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता साइन x स्क्वायर, साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता। जनरली साइन एक्स स्क्वायर बेटा कोई क्वांटिटी नहीं होती, ऐसा होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का होता है, उसका डिफरेंशिएशन हम बाद में पढ़ते हैं। सपोज यहाँ पर जो मैं आपको कराना चाह रहा था वो ये कराना चाह रहा था, यहाँ डिफरेंशिएशन होता है, सपोज यहाँ 2 लिखा होता, बस इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब यहाँ पर जो 2 लिखा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 क्या होता, 2 क्या है कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, डिफरेंशिएशन का मतलब तो क्या होता है चेंज, एक क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है दूसरे के हिसाब से, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता 0, ठीक। तो ऐसे कुछ सिंपली फॉर्मूलाज के बेसिस पे क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देखना, ऐसे डायरेक्ट कभी पेपर में नहीं आने वाला, बट आपकी फिजिक्स में ये यूज होगी, डेरिवेशंस जो आप करते हैं उनमें ये सब ऐसे फॉर्मूलाज क्वेश्चंस यूज होंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ऐसे ही निकलेगा, बट इसमें यहाँ कांस्टेंट भी है तो कांस्टेंट पहले बाहर आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना। e टू द पावर nx बताया था, n की जगह 2 डालना और उसका डिफरेंशिएशन करके देखना, और ये इसमें क्या होगा एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, बट
यहाँ कांस्टेंट भी है वेरिएबल के साथ, x क्या है वेरिएबल है, x के साथ कांस्टेंट भी है, और ये खाली कांस्टेंट है 2, इसका तो मैंने बताया 0 ही होता है, 2 हो 3 हो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इसके बारे में आप इसके क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं ये आप अपना करके देखो नोटबुक में, और अगर डाउट हो तो मुझसे पूछो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।